हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर दिया है। वी हैव लुक्ड इनटू जियोमॉर्फोलॉजी, द क्लाइमेट सेक्शन, द ओशन पार्ट। तो हमने काफी सारे सेक्शंस कवर कर दिए। इन एग्रीकल्चर भी देख लिया है, इंडिया फिजिकल की भी बात हो गई है। अब हम इन सबको कंसोलिडेट करते हुए क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, समझते हैं और कैसे उससे थीम रिपीट होती है ये जान लेते हैं, उतना आपका एप्लीकेशन बेटर होता है इन द फाइनल एग्जामिनेशन। So let us begin. The discussion for today is previous year question. If I talk about various units, अगर हम ज्योग्राफी में सोचें, ज्योग्राफी में एक सेक्शन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एक सेक्शन है आपका सोलर सिस्टम का, एक सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी का, वन सेक्शन इज ऑफ क्लाइमेट, एक ओशन वाला। तो सोलर सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल लैंडस्केप, फिर क्लाइमेट का, फिर ओशन का सेक्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपकी मैपिंग पे। मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैपिंग एज वेल एज इंडिया की मैपिंग पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 यूनिट करेंगे, सोलर सिस्टम, द फिजिकल लैंडस्केप and the ocean and the climate. अगले वीडियो में we will do agriculture, world map and the India map. तो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो पिछले 10 साल में सोलर सिस्टम में आपके 6 क्वेश्चन पूछे, यानी लगभग ऑल्टरनेट ईयर आपका सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन आया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं सोलर सिस्टम पे, ये मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस रहे हैं। फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों चाहिए होता है, तो मॉडरेट रहे हैं, इजी रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं सोलर सिस्टम पे। प्रॉब्लम ये है कि हम सोलर सिस्टम को कवर नहीं कर पाते हैं अच्छे से इन डिटेल। तो इन क्वेश्चंस का आप बिल्कुल फायदा उठाएं। सोलर सिस्टम पे हम देखते हैं 2011 में कैसा क्वेश्चन आया था। हम 2011 से वी आर लुकिंग अप टू 2022, विच इज नियरली 11 टू 12 ईयर्स। इस 11 ईयर्स में सोलर सिस्टम पे 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सोलर सिस्टम पे कैसे क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट? एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो एक टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है ये। दिस इज अ टर्म रिलेटेड क्वेश्चन कि आप बताएं कि एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या फर्क है। अगर आप एस्टेरॉयड देखें तो आपको पता होना चाहिए एस्टेरॉयड जो है वो पर्टिकुलर बेल्ट में आपका जो स्पेस है उसमें इतने सारे डेब्रिस होता है, इतना सारा रॉक्स होता है, मेटल्स होता है, पूरे स्पेस में रॉक्स और डेब्रिस होता है। एक बेल्ट जो स्पेसिफिकली बेल्ट होता है उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यानी ये एक ऐसा बेल्ट है जिसमें काफी सारा आपका रॉक मिलता है। तो यू हैव मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ये 8 प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी बिटवीन इनर प्लैनेट एंड बिटवीन आउटर प्लैनेट आपका ये बेल्ट है। ये बेल्ट को आप एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो क्या होता है एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड इज डस्ट, डेब्रिस, रॉकी प्लैनेट्स। ये होता है आपका एस्टेरॉयड। कहाँ मिलता है? एस्टेरॉयड बेल्ट में होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। तो एक बार देखते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। Asteroids are rocky planetoids, while comets are made up of frozen gases held together by rocky and the metallic mineral. ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको जानकारी है एस्ट्रॉइड और कॉमेट क्या होता है? यस, एस्ट्रॉइड तो प्लैनेटॉइड के जैसे होता है, छोटा सा रॉक डेब्रिस होता है। प्लैनेटॉइड जो छोटे से प्लैनेट बन सकते हैं, छोटे पार्टिकल जो प्लैनेट बन सकते हैं उसको कहते हैं। तो ये छोटा प्लैनेटॉइड होता है, रॉकी प्लैनेटॉइड होता है। और कॉमेट क्या होता है? कॉमेट बेसिकली, कॉमेट जो होता है, कॉमेट में आपका जो गैसेस हैं, गैसेस वो फ्रीज हो जाती है। कॉमेट, हर कॉमेट का अपना एक कोमा होता है। कोमा यानी क्या? अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी क्या? गैसेस। ये कॉमेट जो होता है ये आपको नेपट्टून के बियॉन्ड जनरली दिखता है। यहाँ पे मेजरली फॉर्म होता है कॉमेट। और ये जो कॉमेट है ये होता क्या है? इसमें आपके रॉक्स और गैसेस एक साथ होते हैं। रॉक्स और गैसेस यानी गैसेस फ्रीज हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर इतना ठंडा है। तो रॉक्स प्लस गैसेस, रॉक्स प्लस गैसेस, रॉक्स प्लस गैसेस, यू हैव रॉक्स प्लस गैसेस, यू हैव रॉक्स प्लस गैसेस। ये रॉक्स और गैसेस जब ये भी ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं, पूरे स्पेस में घूमते रहते हैं। जब ये सन के पास जाते हैं तो ये, तो जैसे कॉमेट सन के पास गया तो क्योंकि सन के पास गया तो इसका जो गैसेस हैं वो गर्म होने लगेगा। क्योंकि गैसेस गर्म होने लगेगा तो गैसेस इवेपोरेट होने लगेगा। तो इसका क्या बन जाता है? टेल बन जाता है। तो ये सन के पास गया तो ये कॉमेट था, इसमें गैसेस थे, गैसेस इवेपोरेट होने लगे और गैसेस क्या बन गया? आपका टेल बन गया। और ये टेल हमेशा सन से दूर रहता है
क्योंकि ऑब्वियसली ये सन है, ये आपका कॉमेट है, ये इवेपोरेट करेगा इसके गैसेस को, तो इसका जो टेल है ये उसके ऑपोजिट में रहेगा। तो एस्ट्रॉइड क्या है? यस, एस्ट्रॉइड स्मॉल रॉकी प्लैनेट है। कॉमेट क्या है? दे आर मेड बाय फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल, ये भी ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर मोस्टली फाउंड बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, यस दिस इज करेक्ट। व्हाइल कॉमेट्स आर मोस्टली फाउंड बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी, ये जो लास्ट जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड ऑप्शन का गलत है। कॉमेट सिर्फ वीनस और मर्क्यूरी के पास ज्यादातर नहीं मिलता है, कॉमेट ज्यादातर नेपट्यून बेल्ट के पीछे मिलता है, और कॉमेट कहीं पे भी हो सकता है। तो ये क्योंकि पीछे वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसकी मदद से आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको लगेगा 2 ऑप्शन तो मैंने इजीली एलिमिनेट कर लिए थे, तो अब ये ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया, अब क्या करें? 3 तो दोनों में ही है, तो 3 हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, पर 3 भी हम पढ़ेंगे, और 1 हमने देख लिया सही। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी होना चाहिए, बट हम पहले 3 को देखेंगे। कॉमेट्स के पास टेल है, हाँ है, क्योंकि कॉमेट्स के पास फ्रोजन गैसेस है। फ्रोजन गैसेस जब सन के पास आएगी तो ऑब्वियसली उसमें टेल होगी। और एस्ट्रॉइड में टेल नहीं है, हाँ एस्ट्रॉइड में टेल नहीं है, क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉइड तो सिर्फ रॉक से बना है, मेटल से बना है, उसमें कोई गैसेस फ्रोजन नहीं है, और काफी पास मिलता है, कॉमेट काफी दूर मिलता है, तो यहाँ पे गैसेस फ्रीज हो जाती है, यहाँ पे गैसेस फ्रीज नहीं होती, तो इसकी टेल नहीं होती है और कॉमेट की आपकी टेल होती है। तो इसका आंसर हमने पहले ही देख लिया था, द आंसर इज 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। कॉमेट क्या होता है? आइस, रॉक, डस्ट, फ्रोजन गैसेस, ठीक है। तो एक सॉलिड बॉडी है जिसमें आइस है, रॉक है, डस्ट है, फ्रोजन गैसेस है। ये जब फ्रोजन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो इनका सॉलिड डेब्रिस को छोड़ते हुए चलते हैं। एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटियोरॉइड। ये मीटियोरॉइड टर्म है जो कि रॉक्स की, आयरन की, बेसिकली मीटियोरॉइड होता क्या है? जितना भी आपके स्पेस में रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, डेब्रिस हैं, डस्ट हैं, उन सबको आप मीटेरॉइड का नाम ले सकते हो, और ये स्पेस में घूमते रहते हैं। ये जो मीटेरॉइड है जो स्पेस में घूम रहा है, इसका टेंडेंसी होता है कि ये अर्थ के सरफेस पे आए, ये अर्थ के सरफेस पे आए, तो यानी ये अर्थ है, उसका सरफेस है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वी हैव एन एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मीटेरॉइड है। ये मीटेरॉइड का टेंडेंसी होता है कि अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर के अंदर आए। जैसे अर्थ के अंदर आता है तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण ये बर्न हो जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मीजोस्फेयर में ये बर्न होता है। जब बर्न हो जाता है तो आप उसको कहते हो मीटियोर। मीटियोर क्या है? बेसिकली जब वो एटमॉस्फेयर पे एंटर किया और वो बर्न होने लगा, उसको आप बोलोगे मीटियोर। और एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड, एक बड़ी मीटेरॉइड को आप एस्टेरॉइड बोलते हैं, और ये एस्टेरॉइड जो होता है ये एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलता है। तो एस्टेरॉइड स्पेसिफिकली आपको एस्टेरॉइड बेल्ट में जो रॉक डेब्रिस मिल रहा है उसको आप एस्टेरॉइड कहोगे। मीटियोर, तो जब मीटियोराइट, जब मीटियोरॉइड एटमॉस्फेयर में बर्न होता है तो उसको मीटियोर कहते हो। एक और ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये बर्न हो रहा है, कैसे ये बर्न हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो है मीटियोराइट। तो हम 3 टर्म देख रहे हैं। एक टर्म हमने देखा मीटियोरॉइड, एक हमने टर्म देखा मीटियोर, एक हमने टर्म देखा मीटियोराइट, ठीक है। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। मीटियोरॉइड तो रॉक डेब्रिस है, मीटियोर जो बर्न हो रहा है, जो बर्न हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको मीटियोर कहेंगे। और मीटियोराइट, RITE जो है वो सरफेस पे आ गया। देखो सरफेस पे जब आ गया तो कई बार ये पॉसिबल है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर मीटियोरॉइड को बर्न नहीं कर पाया, और वो मीटियोरॉइड कहाँ आ गया? आपके सरफेस पे आ गया, तो उसको आप क्या कहोगे? मीटियोराइट। जब ये सरफेस पे आ जाता है तब आप उसको मीटियोराइट कहते हैं, यानी ये सरफेस पे आ जाएगा तो आप मीटियोराइट। मीटियोरॉइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, और मीटियोराइट क्या होता है, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। हमने ये भी देखा आज की एस्टेरॉइड क्या होता है। वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज कॉमेट, कॉमेट क्या होता है। तो हमने ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, कॉमेट, मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट एंड मीटियोर। बोल्ट क्या होता है? बोलाइड। बेसिकली बोलाइड क्या होता है? बोलाइड जो होता है एक बहुत बड़ा फायर बॉल मीटियोर, जो बहुत ही बड़ा फायर बॉल मीटियोर है, उसको आप बोलाइड कहते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर यूपीएससी सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो डेजर्ट पे खड़ा हुआ है, डार्क नाइट में खड़ा हुआ है, वो अपने विलेज जाना चाहता है, और उसका जो विलेज है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है। तो सपोज ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और उसको कुछ नहीं पता, बस उसको इतना पता है कि ये 5 किलो ईस्ट में मेरा विलेज है। जब उसको ये पता है कि 5 किलो ईस्ट में मेरा विलेज है,
उसको कुछ नहीं पता, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो डायरेक्शंस ढूंढना चाहता है और उसने एक पोल स्टार देख लिया, उसने देख लिया कि ये पोल स्टार है, तो पोल स्टार दिख गया। पोल स्टार नॉर्थ की डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है। आप जानते हैं कि पोल स्टार क्या पॉइंट आउट करता है। तो अब वो आदमी को अपने गांव पहुंचना है, तो क्या कन्वीनियंट वे है अपने विलेज रीच करने का। आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ें। अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट and wanted to reach his village, which was 5 kilometers east of the point from here where he was standing. He had no instruments to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way to reach the village is to walk. Facing the pole star, अगर ये ऐसे फेस करता हुआ चला जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये आदमी उल्टा हो गया और वो इस तरफ जाने लगा, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है साउथ में। तो या तो अब उसको पोल स्टार को लेफ्ट में रखना पड़ेगा अपने, या तो उसको पोल स्टार को अपने राइट पे रखना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे ये नॉर्थ है, ये आदमी है। अगर ये आदमी है, अगर ये अपने पोल स्टार को लेफ्ट में रखेगा, आप जहाँ पे हैं वो पोल स्टार, अगर वो अपने लेफ्ट में रखेगा तो वो किस तरफ जाएगा, और अगर वो अपने पोल स्टार को अपने राइट में रखेगा तो वो किस तरफ जाएगा। अगर वो अपने पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखेगा तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये आदमी है, आपने इसको टर्न कर दिया, ये अब ऐसे हो गया लाइक दिस नाउ। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो ये अपने विलेज की तरफ जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर ये आदमी पोल स्टार को अपने राइट में रखता, पोल स्टार को अपने राइट में रखता, he would have keeping the pole star to his right, यानी ये ऐसे जाते, he would have been here, ये ऐसे होता, ये इनका राइट होता, तो ये वेस्ट की तरफ जाते होते। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपना पोल स्टार जो है वो लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा। ये सी सैट का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने जीएस में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर सी है और डी नहीं है। सिंपल डायरेक्शन है, अगर अपने लेफ्ट की तरफ रखेगा तो वो ईस्ट में जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो, और अगर अपने राइट में रखेगा तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा। इसलिए इस आदमी को पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखना चाहिए, ना कि अपने राइट में। दिस वाज 2012 द सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यही देखो आपका पोल स्टार होता है। पोल स्टार के बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे तो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस है वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट आउट करता है। अर्थ ऐसे घूम रहा है अपने टिल्टेड एक्सिस में, और टिल्टेड एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोल स्टार। ये पोल स्टार को अगर आपको कभी लोकेट करना हो नाइट स्काई में, आप सप्तऋषि को अगर देखेंगे तो आपको पोल स्टार दिखेगा। सप्तऋषि इज लाइक दी 7 क्वेश्चन मार्क, 7 स्टार का क्वेश्चन मार्क है, 7 स्टार का क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट 2 स्टार को जब आप मिलाते हैं तो आपको पोल स्टार दिखता है। कभी भी आप स्काई में पोल स्टार देखेंगे तो आपको सप्तऋषि देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर वाले 2 स्टार को मिलाएंगे तो आपको पोल स्टार दिखेगा। आपको ये समझ आएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये ईस्ट डायरेक्शन। आपको पोल स्टार की तरफ अगर जाएंगे तो नॉर्थ में जा रहे हैं, पोल स्टार के ऑपोजिट जाएंगे साउथ में जा रहे हैं। अब पोल स्टार को या तो अपने लेफ्ट में रखें या तो अपने राइट पे रखें। अगर पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रख रहे हैं यानी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट। अगर आप पोल स्टार को राइट में रख रहे हैं अपने इस साइड, तो आप ऐसे जा रहे हैं। तो अगर आपको ईस्ट में जाना है तो आपको पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज अबाउट। मूविंग ऑन, तीसरा क्वेश्चन जो सोलर सिस्टम से आया है वो ये आया है कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन इज ड्यू टू। हम देखते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन इज ड्यू टू। वेरिएशन इन द लेंथ इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम का मतलब क्या है, और फ्रॉम सीजन टू सीजन का क्या मतलब है। अगर हम ये देखें कि दिसंबर में आप देखते हैं कि काफ़ी लॉन्ग नाइट होती है, बट मई में आपकी नाइट जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। समर होता है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सोच रहे हैं, दिसंबर में नाइट जो है वो लॉन्ग है, और समर जो वो आपका लॉन्ग नाइट है, और डे क्या होता है, डे होता है शॉर्ट। देखते हैं ना, दिसंबर में लंबी रातें और दिन छोटा, और मई में क्या होता है, नाइट शॉर्ट हो जाती है और डे काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। यानी आपका वेरिएशन है डे टाइम और नाइट टाइम में सीजन टू सीजन, दिसंबर और मई में। ये वेरिएशन होता क्यों है? बेसिकली आपसे पूछ रहा है जो भी कभी सीजन में आप कभी ज़्यादा धूप देखते हैं, ज़्यादा लंबा दिन देखते हैं और छोटी रात देखते हैं, और दूसरे सीजन में आप छोटा दिन देखते हैं और लंबी रात देखते हैं, या उल्टा होता है, तो ये होता क्यों है? इसके रीजन पूछ रहा है। क्या ये रोटेशन के कारण होता है?
Is the reason Earth's rotation on its axis? Is the reason Earth's revolution around the sun in the elliptical manner? Is the reason latitudinal position of the place? Is the reason revolution on the tilted axis? तो अगर हम देखें, चार ऑप्शन थे, रोटेशन, रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के दो थे, रेवोल्यूशन इन इलिप्टिकल पाथ and revolution on the plus tilted axis, and then the question was the revolution on the tilted axis, and then the option was the latitudinal position. So if I say rotation, earth is rotating, earth keeps on rotating. As the earth keeps on rotating, one place faces the sun, the other place faces away from the sun. So अगर ये पास है, ठीक है, तो यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगी. बट रोटेशन के कारण दिन और रात बन सकते हैं, बट रोटेशन के कारण आपके वेरिएशन नहीं हो रहा है. वेरिएशन के लिए रोटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉट द मीन्स. तो वेरिएशन आपका रोटेशन के कारण नहीं होता है. रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, बट लंबे और छोटे ये नहीं होते. क्या रेवोल्यूशन, ये अर्थ लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. हमें बेसिकली सीजन्स जो होते हैं, लंबी रातें छोटे दिन, या लंबे दिन छोटी रातें, ये होती क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन. बट रेवोल्यूशन अब आपके दो ऑप्शंस में है. ये लैटिट्यूडनल पोजीशन इज नॉट द मेजर इंपॉर्टेंट चीज. रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन में क्यों इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल मैनर में. आप देखोगे अर्थ रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल मैनर में, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, या क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और एक्सिस टिल्टेड है ये रिस्पॉन्सिबल. तो अगर आप देखें, अर्थ रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल मैनर में, ठीक है. जब ये इलिप्टिकल मैनर में रिवॉल्व करता है तो आपका कुछ टाइम पे अवे फ्रॉम द सन होता है, द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन. कुछ टाइम में द अर्थ इज नियर टू द सन. In some places the earth is near to the sun, at some point the sun is away from the sun. तो जब अगर ये मेजर फैक्टर होता, यानी कई लोगों को लगता है कि सीजन इसलिए होता है क्योंकि देखो अर्थ दूर है तो ये विंटर हो जाएंगे, अर्थ पास है तो ये समर हो जाएंगे. ये वही पूछना चाह रहा है कि आपको लगता है कि क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है, इलिप्टिकल मैनर में घूम रहा है, क्योंकि दूर है तो विंटर होगा यानी लंबी रातें होंगी, और क्योंकि अगर पास है तो आपका समर होगा. क्या आपको ऐसे ही लगता है? एक्चुअली ये सही रीजन नहीं है. क्यों? अगर आप देखें, ये है आपका सन, अर्थ इलिप्टिकल मैनर में घूम तो रहा है. अर्थ जब दूर है, वो दिन है 21 ऑफ, वो दिन है 3rd ऑफ जुलाई. 3rd ऑफ जुलाई में सबसे दूर होता है. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे 3rd ऑफ जनवरी में सबसे ज्यादा पास है, ठीक है. तो ऐसा है कि आप देखेंगे कि सन जब सबसे पास है अर्थ के, तब क्या है, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, और सन जब सबसे दूर है तब आपका समर है. अगर ये पास में होता और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता तो विंटर नहीं हो पाता ना, क्योंकि पास में है तो विंटर नहीं हो पाता, और दूर है तो समर नहीं हो पाता. तो आप देखोगे कि ये जो है, अगर सन और अर्थ ऐसे रहते, इलिप्टिकल की जगह पे ऐसे रहते, तभी सीजन्स बनते. क्योंकि इलिप्टिकल पाथ है इसीलिए सीजन्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसे भी होता, अगर अर्थ ऐसे सर्कुलर मैनर में घूमता, तब भी आपके सीजन्स बनते. सो दिस इज नॉट द मेजर फैक्टर. व्हाट इज अ मेजर फैक्टर? ये किस दिशा में घूम रहा है, इलिप्टिकल घूम रहा है कि सर्कुलर घूम रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ये देखो, टिल्ट. अगर आप देखें, टिल्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि अर्थ एक तो रिवॉल्व कर रहा है, और क्योंकि टिल्ट है, क्या हो रहा है, और टिल्ट हमेशा मेंटेन कर रही है अपना एंगल. टिल्ट ऑलवेज मेंटेन द एंगल ऑफ 23.5. टिल्ट विल ऑलवेज मेंटेन द एंगल ऑफ 23. यहाँ देखेंगे कि टिल्ट है, ये इसका एंगल 23.5 है, इस टिल्ट का भी एंगल 23.5 है, इस टिल्ट का एंगल 23.5 है, और इसका भी एंगल 23.5. तो टिल्ट हमेशा अपना एंगल मेंटेन कर रही है. तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि घूम रहा है और टिल्ट अपना एंगल मेंटेन कर रही है, एक पॉइंट आ रहा है जब टिल्ट इज अवे फ्रॉम द सन.
और एक पॉइंट आ रहा है व्हेन द टिल्ट इज नियर टू द सन। टिल्ट जैसे ये सन है, ऐसे टिल्ट में घूम रही है, टिल्टेड प्लेन में आपका घूम रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे टिल्ट इज अवे, इट्स टुवर्ड्स द सन, लेट्स जस्ट दिस इज से सन एंड हियर द टिल्ट इज अवे फ्रॉम द सन। तो ऑब्वियसली जब पास है तो इसके लिए क्या होगा, लंबे दिन होंगे, और इसके लिए क्या होगा, लंबी रातें होंगी। ऐसा ही है, राइट। So what is happening is the reason here is the revolution around the elliptical manner is not important. Revolution and the tilted axis is the most important. तो अगर इलिप्टिकल मैनर नहीं भी होता, सर्कुलर मैनर में होता, बट टिल्ट होती, तब भी आपके सीजन्स तो बनते। दिस वाज योर सोलर सिस्टम। टॉक अबाउट एक और आपका टर्म रहा है न्यूज में, गोल्डीलॉक जोन। ये ऑफन न्यूज में रहता है, ये क्यों न्यूज में रहता है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा था। If I talk about the Goldilocks zone, basically if you look at sun, we have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। तो ये जो planets हैं, ठीक है, ये तो काफी दूर है सन से, तो ये गैस के फॉर्म में है। अभी तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी है। अगर आप मर्क्यूरी देखें ये बहुत ही, और वीनस देखें तो ये काफी पास है और सन के, तो ये काफी गर्म है। वीनस तो सबसे हॉटेस्ट है, ये काफी गर्म है। अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ सूटेबल डिस्टेंस पे है सन से, जहां पे वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, और वाटर हर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्टीम एंड वाटर वेपर, जैसे कि, और आप देख सकते हैं लिक्विड वाटर। तो अर्थ एक ऐसे सूटेबल डिस्टेंस पे है सन के दैट where water can be possible and water can exist in all the three form। इसके कारण क्या हो सकता है, आपकी लाइफ पॉसिबल होती है जब आप, और ये जो सूटेबल डिस्टेंस है, इसलिए अर्थ पे ही लाइफ दिखती है, ज्यादा बाकी प्लैनेट पे तो हम अभी भी खोज कर ही रहे हैं। तो अगर आप देखें ये जो सूटेबल डिस्टेंस है, इस जोन को आप क्या कहते हो, इस जोन को आप कहते हो गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन बेसिकली कि अर्थ ऐसे सूटेबल डिस्टेंस पे है सन से कि वहां पे लाइफ पॉसिबल, राइट। दिस इज गोल्डीलॉक्स जोन। तो अब गोल्डीलॉक्स जोन न्यूज में क्यों होता है, हम कई बार हमें लाइफ सर्च करनी होती है, हम देखते हैं कि कोई दूसरे प्लैनेट पे लाइफ तो नहीं है, या दूसरे सोलर सिस्टम तो नहीं है, या आपका जो कि आपके जैसे मून है, वीनस के मून, मार्स का मून, क्या उस पे लाइफ पॉसिबल है। तो हमें अगर लाइफ ढूंढनी है तो हमें वाटर चाहिए रहेगा, और हमें वाटर इसलिए चाहिए होगा, हमें वाटर चाहिए होगा, और वाटर सूटेबल डिस्टेंस पे ही मिलेगा। ऐसे सूटेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए आपका प्लैनेट या आपका कोई बॉडी, जिसमें आप सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ताकि आपका पानी हो सके। तो हम इसीलिए सर्च जब करते हैं ऐसे प्लैनेट्स को, तभी गोल्डीलॉक्स जोन आता है, कि जब आप सर्च कर रहे हो कि ऐसे प्लैनेट या ऐसा कोई सब्सटेंस जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, तो दिस इज योर गोल्डीलॉक्स जोन। क्या होता है, द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। नहीं, हम अर्थ के ऊपर की सर्फेस के ऊपर जोन नहीं देख रहे हैं, क्या वहां पे है क्या, हम एक्चुअली आउटर स्पेस में जाते हैं और हम देखते हैं कि अर्थ के जैसे प्लैनेट है क्या, क्या अर्थ के जैसे प्लैनेट है, जिसमें अर्थ के जैसे का मतलब है क्या वहां पे वाटर होगा, क्या वो एट अ सूटेबल टेम्परेचर होगा, क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर हम देखें इन रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, नो। सर्च फॉर मीटियोर कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, नो। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस, अर्थ लाइक प्लैनेट, सो दैट द लाइफ कैन बी फैसिलिटेटेड। एज आई मूव ऑन, ये क्वेश्चन है कि 21 जून पे द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट, बोल रहे 21 जून को सन कहाँ पे है, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। 21 जून को वेयर इज द सन। अच्छा, ऐसा जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा है, और ऐसी सिमिलर थीम आपसे 2021 में भी पूछी हुई, कि 2021 में और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका सन कहाँ होता है और कहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी की थीम्स जो है वो रिपीट होती है, तो आप उनके थीम्स पे फोकस करें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को ढंग से देखें, दिस इज द वे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरीके से अर्थ आपका रिवॉल्व करता है। आपको पता है कि अर्थ पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 365.25 डेज। हमें पूरे अर्थ को रिवॉल्व करने में इतना टाइम लगता है, 365.25 डेज। ये सन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वापस यू विल टेक 365.25
प्लेस। अगर हम देखें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर, यू कैन सी दिस एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इक्वेटर इज 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इज 66.5 north, tropic of Capricorn is 23.5 south, the Antarctic circle is 66.5 south। ठीक है, तो जब अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं 365 डेज में, तो आपकी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, पूरा 1 ईयर में रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो हम डेट्स को पढ़ते हैं कि सन एक्चुअली है कहाँ पे, और अगर सन कहाँ पे है उसके बेसिस पे कहाँ पे ज़्यादा लंबा दिन है और कहाँ पे ज़्यादा लंबी रातें हैं। तो अगर हम देखें 4 इंपॉर्टेंट डेट है, एक है आपकी 21 मार्च, एक है आपकी 21 जून, एक है 23 सितंबर और एक है 21 दिसंबर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें देखना है। अगर आप देखें मार्च में सन हमेशा इक्वेटर पे होते हैं। अगर इफ दिस इज द अर्थ, यू हैव इक्वेटर, द सन इज हियर एट द इक्वेटर ऑन 21 मार्च। इसके बाद सन ना, तो यानी पूरे दिन, इक्विनॉक्स यानी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो फॉर एवरी प्लेस ऑन द अर्थ देयर इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। फॉर एवरी प्लेस ऑन द अर्थ देयर इज अ इक्वल डे एंड द इक्वल नाइट। एंड आपको पता है कि आपका अर्थ जो है वो टिल्टेड एक्सिस पे घूमता है। जो अर्थ एक्चुअली गोज फॉर टिल्टेड एक्सिस। लेट्स से दिस इज द एक्सिस, you have equal day and equal night for every place on the earth। आपके equal day equal night होते हैं हर प्लेस पे अर्थ की। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि आपका टिल्टेड एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो ये है आपका अर्थ, ये टिल्टेड एक्सिस पे है और हर प्लेस के लिए 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट है। ठीक है, अब यही चीज, ये टिल्टेड एक्सिस ये था, ये टिल्टेड एक्सिस यहाँ पे अब आ गए। टिल्टेड एक्सिस ऐसे है, ये है आपकी टिल्टेड एक्सिस, और आप देख रहे हैं ये टिल्टेड एक्सिस क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न पोल है, ये सन के पास है। क्योंकि ये सन के पास है और आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखते हैं, मतलब जहां तक आपका दिन आ रहा है, जहां पे आपकी रात आ रही है, तो सन कहाँ पे है, सन आपका आ जाते हैं from equator, the sun is also moving towards north. From equator, the sun is moving towards the north, and the sun is situated at 23.5 degree north. The sun is at 23.5 degree north. यहाँ पे sun है, and ये tilted axis is directed towards the sun. तो ये इसके लिए तो काफी लंबे दिन होंगे और इसके लिए काफी लंबी रातें होंगी। आप देखेंगे कि 66.5 के ऊपर अगर आप इस फिगर को ढंग से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, दैट इज दिस थिंग, यू कैन सी दिस, दैट above 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर देयर इज ऑलवेज सनलाइट। तो ये है आपका सन इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। सन कहाँ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। 66.5 के लिए हमेशा दिन है और 66.5 के लिए हमेशा रात है। तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर है, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए विंटर है। फिर वापस जब आप सितंबर में आते हैं, सन वापस आपका इक्वेटर पे आ जाता है, सन आपका इक्वेटर पे आता है। अब जब वापस दिसंबर में आते हैं तो सन अब है 23.5 डिग्री साउथ में। द सन इज एट 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 66.5 के ऊपर आपकी सारी रात है। यहाँ पे देखो 66.5 के ऊपर सारा टाइम दिन था, यहाँ पे क्या है, सारी रात। और 66.5 के लिए साउथ के ऊपर सारा टाइम दिन है और यहाँ पे 66.5 के लिए सारे टाइम रात है। तो आपको कुछ चीजें जो समझनी होगी, एक तो ये समझनी होगी कि अर्थ जो है वो टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट रिवॉल्व करता है। अर्थ रिवॉल्व्स इन टिल्टेड एक्सिस, पूरा टिल्टेड एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ को अगर आप ढंग से देखें, अगर आप अर्थ को ढंग से देखें यहाँ पे, तो सन इक्वेटर पे है,
सन वापस मार्च और सितंबर में इक्वेटर पे है, बट सन जून में 23.5 पे नॉर्थ पे, और सन 23.5 डिग्री साउथ पे है दिसंबर में। तो क्योंकि सन इक्वेटर पे है कि अबव द इक्वेटर है कि साउथ ऑफ इक्वेटर है, ये डिटरमाइन, और टिल्टेड एक्सिस है, ये डिटरमाइन करता है कि किसके लिए समर है और किसके लिए विंटर्स है। एंड अगर ये 21 ऑफ जून पे अगर आप देखें, सन कहाँ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ पे 66.5 के लिए हमेशा आपका सन है ही है। 66.5 के लिए हमेशा अगर आपका सन है, सन कभी भी होराइजन के नीचे नहीं जाएगा। यानी होराइजन क्या होता है, अगर आप ऊपर कभी टेरेस पे खड़े हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है जहां पे स्काई और अर्थ मीट करते हैं। तो हमेशा आपको, चाहे आप दिन के 12 बजे जाएं, चाहे आप रात के 2 बजे जाएं, रात के 3 बजे जाएं, आपको हमेशा सन सामने दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सिस जो है सन की तरफ टिल्टेड है। तो यहाँ पे 21 जून को द सन इज नॉट सेटिंग बिलो द होराइजन एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि सन सारा टाइम वहां पे आपको दिखेगा। सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन का मतलब, क्या आपको सन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपको सन दिख रहा है यानी सनसेट नहीं हुआ है, अगर सन नहीं दिख रहा है यानी सनसेट हो गया है। अगर आप ये देखें इस क्वेश्चन को, 21 जून में द सन शाइन्स वर्टिकली, सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल, द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल, the sun shines vertically at the noon at the equator, the sun shines vertically on the tropic of Capricorn। पूछ रहा है 21 जून को क्या होगा, क्या सन इक्वेटर पे होगा, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑफ इक्वेटर? नहीं, क्योंकि इक्वेटर पे सन कहाँ होता, कब होता है, मार्च और सितंबर में। क्या सन वर्टिकली शाइन कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न में? हम जून की बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात नहीं कर रहे हैं। दिसंबर में वो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे होता है, जून में कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। अगर जून पे सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो किसके लिए समर्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर्स है। तो सन कहाँ सेट नहीं हो रहा है, कौन से सर्कल से सेट नहीं हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सेट नहीं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कौन सा सर्कल, आर्कटिक सर्कल। तो इसका आंसर ए है एंड इसका आंसर बी नहीं है। ऐसी ही सेम थीम रिपीट हुई थी 2021 में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे नॉर्मली कौन से दिन पे होता है, इन विच ऑफ द डे, इन विच ऑफ द डे ऑफ द ईयर नॉर्मली द लॉन्गेस्ट डे इज seen, is it in the first half of June, second half of June, first half of July and second half of July। यानी ये पूछ रहा है कि आपको वो डेट पता है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए आपका समर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गेस्ट डे यानी समर पूछ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर कब होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर होगा 21 ऑफ जून में। वो आंसर है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। आंसर इज द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। ये थे सोलर सिस्टम के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीएससी ने पिछले 10 साल 11 साल में 6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हम एक बार फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एस्ट्रॉइड और कॉमेट का डिफरेंस पूछा है, टर्म का डिफरेंस पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है पोल स्टार का लोकेशन और एप्लीकेशन पूछा। थर्ड गोल्डीलॉक्स जोन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फोर्थ उन्होंने आपके वेरिएशन क्यों होता है, सीजन्स क्यों बनता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है। जब सीजन्स बनते हैं तो आपको क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि सन कहाँ पे है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए कब समर होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस वॉज योर सोलर सिस्टम। लेट मी कंटिन्यू विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी। इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। अगर पिछले 11 से 12 साल में 4 ही क्वेश्चन पूछे तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वेटेज कम ही है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, बट एक या क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल भी पूछा है। तो एक बार हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में कैसे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स was primarily responsible for the origin of life on earth। तो अर्थ पे लाइफ आई है, कौन से एलिमेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल रहे हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन एंड पोटेशियम। जब हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ क्या होता है? समथिंग दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इन नेचर, उसको बोलते हैं लाइफ। कोई भी चीज जो ऑर्गेनिक होती है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होता ही है, बिना हाइड्रोजन और कार्बन के लाइफ नहीं होती। यानी CHO, CHOH
यानी आपकी लाइफ है। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपके ऑप्शन में होने चाहिए। यहाँ पे है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। तो मुझे बी या डी में ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ की बात करें। तो ए और सी तो एलिमिनेट हो जाता है। अब आते हैं क्या नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है या पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम इज नॉट एज इंपॉर्टेंट बट नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर है सी, द थ्री बेसिक एलिमेंट्स दैट हैज enabled life on the earth is carbon, hydrogen and nitrogen। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। आपको कुछ चीजें कंसिडर करनी है। वो ये पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सिर्फ कंसिडर ही करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जो अंदर अर्थ के अंदर से थर्मल एनर्जी आती है, जियो मतलब अर्थ, अर्थ के अंदर से आ रही है जियोथर्मल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी है वो पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग टुवर्ड्स द अर्थ, यानी देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द अर्थ। यू हैव प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें, प्लेट मूवमेंट्स है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपका अर्थ जो है वो खुद रोटेट करता है एंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। विच above are responsible for bringing dynamic changes on the surface। इसमें से कौन सा है जो डायनेमिक चेंजेस लाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ 1 2 3 4, यानी बेसिकली 1 2 3 4 यानी ये, तो वो बोल रहे हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन डायनेमिक चेंजेस नहीं लाएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन बाद में है 1 3 5 6, यानी इन्होंने 2 और 4 को एलिमिनेट किया। जियोथर्मल एनर्जी डायनेमिक चेंजेस नहीं लाएगी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। प्लेट मूवमेंट्स डायनेमिक चेंजेस नहीं लाएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऐसा इनको लगता है। 1 2 4 5 6 यानी 1 और 3 को एलिमिनेट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायनेमिक चेंजेस नहीं लाएंगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स डायनेमिक चेंजेस नहीं लाएंगे, या तो फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण काफी सारी चीजें होती है। रोटेशन रेवोल्यूशन के कारण, रोटेशन के कारण आपके डे एंड नाइट होता है, रोटेशन के कारण आपका कोरियोलिस फोर्स होता है, रोटेशन के कारण आपकी कौन सी रीजन कौन से टाइड के अंदर आएगी ये भी आता है। तो ऑब्वियसली डायनेमिक चेंजेस तो रोटेशन करता है, तो ये तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। आप जानते हैं प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही कहती है कि अर्थ का सरफेस क्या है, डायनेमिक है, तो ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक तो होना ही चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्स कोई डायनेमिक चेंजेस नहीं लाते। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है, इरोड करती है, रॉक फॉल, डेब्रिस फॉल, वो डायनेमिक चेंजेस तो लाती ही है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द surface of the earth, hence the answer is D, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या फिनोमेना है जिन्होंने एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस किया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल। तो हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। आप ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अब कैंगरूज हैं, पर कहीं और कैंगरूज नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट से बहुत जल्दी ही, तो वहाँ पे अलग लाइफ फॉर्म है। हम देखेंगे कि जैसे जैसे अगर जैसे इंडिया ही सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आया है, तो उसके भी लाइफ फॉर्म चेंज हुए हैं। तो ग्लेशियल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे भी लाइफ फॉर्म्स चेंज हुए हैं, जैसे आप सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रॉपिक्स की जगह पे आए हो। अब जैसे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर क्या रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, गर्म करता है। कभी आपके अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका लाइफ फॉर्म यानी वेजिटेशन चेंज हो सकता है। अगर आपका वेजिटेशन चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टेम्परेचर को चेंज करती है या बाकी एलिमेंट को चेंज करती है, तो ग्लेशियल साइकिल भी तो टेम्परेचर को चेंज करती है। ग्लेशियल साइकिल गर्म तो अलग आपके लाइफ फॉर्म्स, ठंडा तो आपके अलग लाइफ फॉर्म्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज 1 and 2। So which of the following phenomena might have influenced the evolution of the organism? Both of them, both 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का एक और जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है दैट द मैग्नेटिक फील्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी few 100,000 years।
तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स होती है few 100,000 ईयर्स में। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि आपका जो अर्थ है उसके अंदर आउटर कोर और इनर कोर है। अगर आउटर कोर अलग तरीके से घूम रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है। अगर आपका अर्थ आउटर कोर फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ढूंढेगा तो आपकी मैग्नेटिक रिवर्स भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनती क्यों है? क्योंकि आपका कोर है, इनर कोर, और उसमें आपके आउटर कोर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कहाँ नॉर्थ बनेगा, कहाँ साउथ बनेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका अलग तरीके से घूमने लगे तो ये साउथ और नॉर्थ हो जाएगा। तो ये तो 100% करेक्ट। When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. जब अर्थ आए थे तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था और 54% ऑक्सीजन था। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अगर हम आज भी अर्थ को देखें, ओके, जब अर्थ क्रिएट हो रहा था तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था और 54% ऑक्सीजन था। अगर मैं आज भी देखूं अर्थ में तो 54% ऑक्सीजन तो आज भी नहीं है। तो तब कैसे अर्थ पे आपका 54% ऑक्सीजन रहा होगा? अब जब अर्थ बना था, डीगैसिंग हो रही थी, नेब्यूला था, ठीक है, तब आपके अर्थ में बाकी सारे गैसेस ज्यादा थे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और ऑक्सीजन अलग से नहीं था। जब तक कि अर्थ पे लाइफ नहीं आई, जब अर्थ पे लाइफ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, तब जाके ऑक्सीजन अर्थ पे आया है, अर्थ के सरफेस पे भी आया है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भी आया है। जब 4,000 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ क्रिएट किया तब 54% ऑक्सीजन था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही, उसी के कारण तो आपके ओशंस बने, उसी के कारण तो आपकी बारिश हुई, इसी के कारण तो आपके ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत। और हमने देखा वन तो सही है, तो या फिर आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। When the living organism originate, they modified the early atmosphere. Yes, आपका early atmosphere of the earth was modified by the living organism because they took up carbon dioxide and they released oxygen, and therefore the answer is C. तो आप देख सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो सकती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अभी ऐसा है, बाद में ये रिवर्स भी हो सकता है। तो दिस इज फॉर द पोर्शन ऑफ सोलर सिस्टम एंड फिजिकल ज्योग्राफी। इसके आगे वीडियोस में हम बाकी सेक्शंस कंटिन्यू करेंगे, क्लाइमेट, ओशन, इंडिया मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें एग्जामिनेशन के पहले। आप देख रहे हैं कि थीम रिपीट हुई है, जैसे कि आपकी सोलर सिस्टम में भी एक दो तीन क्वेश्चन वैसे ही थे 6 क्वेश्चन में से, तो आपकी थीम्स काफी रिपीट होती हैं। एटलीस्ट एप्लीकेशन अगर अलग हो जाता है बट टॉपिक तो वैसा ही रहता है। तो आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, look at the previous year questions. We are helping you solve the previous year questions. I hope you will like such initiative. For more such videos, stay tuned. Bye bye. Take care.